कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। यस, नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर फ्लोरिंग ऑफ ट्रेड एंड रिलीजन। टेक आउट पेज नंबर 72। पेज नंबर 72 निकालिए। अब देखिए, इसमें हम देखेंगे किस तरह से जो व्यापार है, ट्रेड है, ओके, वो स्टार्ट हुआ और किस तरह से वो फ्लावरिंग यानी का मतलब है किस तरह से वो विकसित हुआ। ओके, इसी के साथ में रिलीजन के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है, ओके, इसमें मोस्टली आपके जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में बताया गया है। तो इन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपके पहले भी एक लेसन आ चुका, उसमें भी वही था, जो बौद्ध धर्म है, ओके, उनके बारे में था। इस चैप्टर में भी अपने कुछ पॉइंट है। ओके, यस, रोमन ट्रेड एंड इट्स स्टोरी। अब देखते हैं सबसे पहले अपन रोमन ट्रेड के बारे में कि रोमन एक कंट्री थी, तो अपने इंडिया से वहां पर काफी जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट होते थे, वहां पर काफी डिमांड थी। ओके, लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर ही जो इंडियन आइटम्स थे, इंडियन प्रोडक्ट थे, गुड्स थे, इनकी काफी डिमांड थी पुराने टाइम में, ओके, एंशियंट टाइम। तो वही हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज में डिमांड थी यहाँ के गुड्स की, कौन से गुड्स हैं वो जाते थे, एक्सपोर्ट होते थे, और उसके बदले में हमें क्या मिलता था। ओके, तो ये देखते हैं हम इसमें। देखिए, इंडियन आइटम्स वर इन ग्रेट डिमांड इन ग्रीक एंड रोम। जो भारतीय जो सामान थे यानी कि जो गुड्स थे, आइटम्स थे, यहाँ पर काफी चीजें प्रोड्यूस की जाती थी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ बनाई भी जाती थी। ओके, इसके अलावा जो स्पाइसेस वगैरह है, तो इन सबकी काफी डिमांड थी ग्रीक में, ओके, और रोम के अंदर। जो रोम है उसमें और ग्रीक में काफी डिमांड थी। ड्यू टू दिस many traders of those countries settle in India, adjusting themselves to the Indian climate and lifestyle। अब देखिए, उस जो व्यापार के लिए, ओके, ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो करते थे, उसके लिए बहुत सारे जो लोग हैं, वो बहुत सारे जो ट्रेडर्स है यानी कि जो व्यापारी है, व्यापार करने वाले जो लोग थे, तो वो उन कंट्रीज से, ऑफ दोज कंट्रीज सेटल इन इंडिया, तो उन कंट्रीज से इंडिया में आए और यहीं पर क्या हो गया, सेटल हो गए। और यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ओके, एडजस्ट अपने आप को कर लिया और यहाँ के अकॉर्डिंग ही वो रहने लग गए। एंशियंट तमिल लिटरेरी वर्क, जिसे हम क्या कहते हैं, संगम लिटरेचर कहते हैं। आइनिस इसमें तमिल लिटरेरी वर्क, तो संगम लिटरेचर, ओके, वर्क्स एंड ग्रेसियो रोमन आर्कोलॉजिकल सोर्स थ्रो अपॉन द लार्ज। अब देखिए इसमें क्या था बच्चा, टू इंडियन क्लाइमेट एंड लाइफ, एंशियंट तमिल लिटरेरी वर्क एंड ग्रेजियो रोमन आर्कोलॉजिकल सोर्सेज थ्रो लाइट। अब बहुत सारे अपने यहाँ पर लिटरेरी वर्क हुए, उनमें से जो तमिल लिटरेरी वर्क है यानी कि जो संगम लिटरेचर, उसमें और ग्रेसियो रोमन आर्कोलॉजिकल कोई सोर्सेज हैं, ओके, तो उनके अंदर अपने यहाँ जो उस समय जो बिजनेस डेवलप हो रहा था, उन सब के बारे में काफी उसमें लिखा हुआ है। तो ये अपने उस समय के जो भी ट्रेडिंग सेंटर्स थे, क्या क्या चीजें इसमें एक्सपोर्ट की जाती थी, इंपोर्ट की जाती है, इन सब के बारे में उसमें काफी अच्छा लिखा हुआ। द रोमन फर्स्ट कम टू अफ्रीका एंड फ्रॉम देयर, ओके, द रोमन्स थे फर्स्ट कम टू अफ्रीका एंड फ्रॉम देयर, तो पहले वो अफ्रीका में आए और फिर उसके बाद में यहाँ पर आए। दे सेल टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। सेल मीन्स होता है कि वो सी रूट से आते थे, ओके, तो वो टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तो इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर आए रोमन्स। दे ट्रेवल्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अंडरलाइन करना इसमें। तो ये जो रोमन्स के जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, ये हर साल इंडिया में आते थे। और कब आते थे ये? एवरी ईयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून के टाइम ये इंडिया में आते थे, कि जो कि जुलाई अगस्त के आसपास का टाइम होता था।
इट वॉज कंसिडर्ड मोस्ट फेवरेबल फॉर द जर्नी बाय शिप। अधिकतर ये किससे, शिप से ही आते थे। द फर्स्ट रोमन ट्रेडर्स अराइव एट द पोर्ट ऑफ मुजीरिस केरला ऑन द मालाबार कोस्ट। अंडरलाइन कीजिए, सबसे पहले जो रोमन ट्रेडर्स आए थे वो इंडिया में कहां पर आए थे, ये केरल के अंदर एक मुजीरिस नाम का एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है, तो सबसे पहले वहां पर आए थे। ओके, ऑन द मालाबार कोस्ट पे। और ये कब आए थे, लगभग 300 बीसी पहले के इसने, यानी 300 बीसी पहले सबसे पहले जो रोमन साम्राज्य था, तो वहां के जो ट्रेडर्स थे वो केरल के मालाबार कोस्ट के पास में जो मुजीरिस पोर्ट है उस जगह पर आए थे। अंडरलाइन करना इसमें। तो सबसे पहले कौन आए थे, रोमन ट्रेडर्स आए थे। कहां पर आए थे ये, केरला के अंदर मुजीरिस नामक पोर्ट पर। और कब आए थे, 300 बीसी। At that time, South India was famous for gold, spices, and precious stones like beryl. अब देखिए उस समय जो इंडिया था वो काफी फेमस था, साउथ इंडिया काफी फेमस था। किसके लिए, गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए, प्रीसियस स्टोन्स, कीमती जो पत्थर होते हैं उनके लिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ बेरिल। ये इन द रोमन एम्पायर पेपर वाज हाईली वैल्यूड। रोमन एम्पायर में जो पेपर होता है, ओके, ये काफी इंपॉर्टेंस रखता था। सो मच सो दैट इट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड। और ये काफी वैल्यूएबल था, वहां इसकी काफी वैल्यू थी, इसीलिए इसको पेपर को PER, ओके, इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। रोमन वर आल्सो इंटरेस्टेड इन सिल्क। इसके अलावा जो रोमन साम्राज्य के जो लोग थे, वहां के जो किंग वगैरह थे, तो वो सिल्क के कपड़े भी पहनते थे। तो इंडिया से जो सिल्क वहां जाता था उसकी भी काफी वहां पर वैल्यू थी। इसके अलावा सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी, ओके, आइवरी, आइवरी मीन्स होता है जो हाथी के जो बड़े वाले जो दांत वगैरह रहते हैं उनको आइवरी कहते हैं। तो उससे वो चीजें वो ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते थे। इसके अलावा पिकॉक यानी मोर, ओके। तो इन सबकी वहां पर काफी डिमांड थी और ये काफी वैल्यूएबल वहां पर माने जाते थे। आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स प्रूव दैट ए लॉट ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज वर देयर बिटवीन साउथ इंडिया एंड रोम। इसके अलावा देखिए बहुत सारे जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है उसके अंदर बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स भी मिले हैं। तो गोल्ड कॉइन्स वहां पर मिले हैं और इंडिया में मिले हैं। तो इट्स मीन इन दोनों देशों के बीच में क्या था, इन दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड एक्टिविटीज थी वो काफी ज्यादा होती थी। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है कि वहां पर दोनों जगह गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। तो इसका मतलब है दोनों जगह आपस में व्यापारिक संबंध है, यानी कि बिजनेस रिलेशन। नेक्स्ट है अपना इसमें कोस्टल किंगडम्स। तो अभी ये जो हमने एक पैराग्राफ किया वो आया आपके समझ में। रुद्राक्ष, लोकेश, आराध्य, मनीष, रितिका। यस, कोस्टल किंगडम्स। अब देखिए कोस्टल मीन्स क्या होता है, जो समुद्र के किनारे वाले जो पार्ट रहते हैं वो कोस्टल एरियाज कहलाते हैं। तो उनके किंगडम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देयर इज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन इन द सदर्न हाफ ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब देखिए एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है, सदर्न हाफ जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसके साउथ के अंदर काफी एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है। इट कंटेन्स, और उसके अंदर क्या है, रिवर्स है, रिवर वैलीज है, हिल्स, प्लेट्यूज, ये सब उसमें शामिल है। किंग हु हैड देयर, देखिए साउथ का मतलब है जैसे इंडिया का जो मैप रहता है ना, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ये साउथ, ये कोस्टल पार्ट है। ओके, तो हाफ के आसपास की बात करें। King who had their control over river valleys become rich as well as powerful। अब देखिए जो इंडिया का मैप है, ओके, इस तरह से नीचे वाला पार्ट है, ये साउथर्न पार्ट होता है नीचे की तरफ। तो वहां पर जिन भी राजाओं का शासन था, जिस भी राजा के वो अंडर में वो पार्ट थे, तो काफी क्या माना जाता था, काफी पावरफुल भी माना जाता था और काफी रिच भी माना जाता था। रिच तो इसलिए माना जाता था क्योंकि जो फॉरेनर्स थे, जो सी रूट से आते थे, तो वहीं पर उनका सेंटर होता था और वहां पर बिजनेस एक्टिविटीज होती थी। तो काफी जो गुड्स है वो वहीं से एक्सपोर्ट होता था। इसके बदले में
करेंसी मिलती थी, ओके, या गोल्ड वगैरह मिलता था। इसके अलावा वो काफी पावरफुल भी रहते थे। पावरफुल इसलिए रहते थे क्योंकि वो रिच थे, तो रिच होने की वजह से उनके पास आर्मी भी काफी अच्छी थी, ओके, नेवल जो सोल्जर्स, ओके, ग्रुप था वो भी उनके पास में था। तो रिच और पावरफुल काफी ये होते थे, बिकॉज वहां बिजनेस एक्टिविटीज ज्यादा होती थी। द वर्ड मूवेंडर मेंशन इन संगम पोएम्स। अब देखिए संगम पोएम्स यानी लिटरेरी तमिल लिटरेचर जो है उसके अंदर क्या है, मूवेंडर नाम का कोई शब्द लिखा हुआ है, ओके, वहां की पोएम्स में। इज ए तमिल वर्ड, ये क्या है, तमिल वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, वर्ड विच मीन थ्री चीफ्स, और इसका मतलब होता है थ्री चीफ्स, MUVENDR, ओके। तो ये वर्ड मिला है, तो तमिल भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है कि थ्री चीफ्स, यानी कि कोई तीन, यानी कि थ्री क्या है, चीफ है, यानी कि प्रमुख है। इट वॉज यूज फॉर हेड्स ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज। तो ये जो साधन पाठ था, तो ये थ्री रूलिंग फैमिलीज थी, ओके, तो उनका वहां पर शासन था। द चोलास, द चेरास एंड पांड्यास। तो ये जो थ्री जो रूलिंग कम्युनिटीज थी या चीफ्स थे, ये कौन कौन से थे, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। तो आपके ये भी वर्ड आ सकता है कि मूवेंडर वर्ड किसके लिए बताया गया तमिल लिटरेचर में, तो अपन कहेंगे थ्री रूलिंग फैमिलीज के लिए बताया गया है, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, ओके। इसके अंडरलाइन करना आप मूवेंडर, MUVENDER। तो ये वर्ड किन के लिए यूज किया गया है, ये वर्ड यूज किया गया है चोलास, चेरास एंड पांड्यास के लिए। They came to power and rose in South India around 2300 years ago. तो साउथ इंडिया के अंदर ये काफी ज्यादा पावरफुल बन गए, काफी इन्होंने प्रगति की, ओके, काफी इनका उत्कर्ष हुआ। लगभग 2300 ईयर्स बिफोर, 2300 सालों पहले इनका यहाँ पर शासन था साउथ इंडिया के अंदर, और ये काफी पावरफुल हो गए थे। The Sangam literature is our main source of information about these dynasties. तो ये जो थ्री डायनेस्टीज थी कौन कौन सी थी, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। तो इनके बारे में संगम लिटरेचर के अंदर काफी कुछ लिखा हुआ है, और उनसे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द चोलास, चेरास एंड पांड्यास इज संगम लिटरेचर। The Sangam literature is our main source of information about these dynasties. This period in the history of Tamil region is known as Sangam age. अब देखिए 2300 सालों पहले इन तीनों राजाओं का शासन था वहां पर, ओके, और ये काफी प्रोस्पेरियस रहे थे, काफी इन्होंने डेवलपमेंट किया था, काफी ये पावरफुल रहे थे। तो इसीलिए उस टाइम को संगम लिटरेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, संगम लिटरेचर। तो ये जो संगम लिटरेचर, यानी कि संगम लिटरेचर तो हो गया साहित्य, और वो जो पूरा पीरियड है 2300 सालों पहले का, उसको संगम एज के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अपन ये थ्री और कौन से, इसमें थ्री किंगडम्स ऑफ तमिल रीजन की, जो तमिल रीजन था, तमिल क्षेत्र जो था, तो उसके अंदर मेन थ्री किंगडम्स कौन कौन से थे, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें कौन सा है, द चोलास। तीनों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। द चोलास, द चेरास, ओके, और द पांड्यास। तो ये थ्री मेन किंगडम्स थे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। द चोलास, द चेरास एंड द पांड्यास। और इनको किस नाम से जाना जाता था, मूवेंडर, MUVENDER। ये वर्ड इनके लिए संगम लिटरेचर में यूज किया गया है, जिसका मतलब था थ्री चीफ्स, थ्री चीफ्स, ओके। तो थ्री चीफ्स कौन से हो गए, मूवेंडर, और मूवेंडर कौन कौन से हो गए, द चोलास, चेरास एंड पांड्यास।
द चोलास, द मोस्ट पावरफुल चोला किंग वॉज करिकाला। अंडरलाइन करना है इसमें, ये मोस्ट पावरफुल चोला किंग था, नाम था इनका KARIKAL, कारिकाला। ओके, साउथ का है ये, तो साउथ में नाम ऐसे ही होते हैं। द चोला रूल्ड इन द कावेरी डेल्टा विद देयर कैपिटल एट उरैयूर। अंडरलाइन करना है बच्चों इसमें, URAIYUR। तो कावेरी डेल्टा, डेल्टा मीन्स आप जानते हैं वहां पर 3-4 जो रिवर्स है वो आपस में मिलती हैं, तो उसको डेल्टा कहते हैं। ओके, तो मेन रिवर कौन सी थी उसमें? कावेरी। तो उसका जो डेल्टा था उसके आसपास के क्षेत्रों में इनका शासन था, और इनकी कैपिटल थी उरैयूर, URAIYUR। अंडरलाइन कीजिए इसमें। अब देखिए, करिकाना फोर्ट अगेंस्ट द चेरास एंड द पांड्यास। ओके, तो इनके आपस में युद्ध करते रहते थे, तो इसने भी जो है वो चेराज और पांड्या से आपने लड़ाई लड़ी, युद्ध किया। ही आल्सो ऑक्यूपाइड ए पार्ट ऑफ श्रीलंका। इसके अलावा इसने श्रीलंका के भी कुछ पार्ट पर अपना अधिकार कर लिया, उसको भी इन्होंने जीत लिया। ही सपोर्टेड एंड एनकरेज्ड ट्रेड विद अदर रीजन्स and performed welfare works like construction of roads and digging up of walls। अब देखिए इन्होंने काफी अच्छा वर्क किया। ओके, इनके टाइम के अंदर सपोर्टेड एंड एनकरेज ट्रेड, इनके टाइम पर काफी जो बिजनेस था, व्यापार था, वो भी काफी डेवलप हुआ। इन्होंने काफी उसको प्रोत्साहित किया, एनकरेज यानी प्रोत्साहित। विद अदर रीजन, दूसरे क्षेत्रों के साथ में। एंड परफॉर्म्ड वेलफेयर वर्क्स, और इन्होंने करिकाला ने काफी वेलफेयर वर्क्स भी किए, जैसे कि इन्होंने क्या किया, कुएं खुदवाए, ओके, रोड्स वगैरह बनवाई। तो इस तरह से इन्होंने काफी काम किया। ए वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी नेम कुहार या फिर कावेरीपट्टनम एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो उसी समय बहुत बड़ा जो एक पोर्ट था, इंपॉर्टेंट पोर्ट था कावेरीपट्टनम, जिसको अभी भी कहा जाता है, कुहार भी इसको कहा जाता था। तो वो भी उन्हीं के टाइम पर डेवलप हुआ। तो ये था अपने चोलास के बारे में। नेक्स्ट आपके चेरास। तो चोला की कैपिटल कौन सी थी? उरैयूर के अंदर थी। और जो चेरास थी इसकी जो कैपिटल थी वांजी, VANJI, वाज द कैपिटल ऑफ द चेरास। तो जो वांजी थी इसकी जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? चेरास की जो कैपिटल थी वो थी वांजी। दे रोल्ड ओवर प्रेजेंट डे केरला एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तो प्रेजेंट के अंदर जो केरला का कुछ पार्ट है, ओके, इसके अलावा कुछ पार्ट जो तमिलनाडु का है, तो वहां पर इनका शासन था। द चेरास वर आल्सो नोन एज केरल पुत्रस। ओके, तो जो चेरास इनको केरला पुत्रा भी कहा जाता था, यानी कि केरल के पुत्र, केरला पुत्रास। ओके, अंडरलाइन कीजिए इसमें। चेरास वर हु वर नॉन एज केरला पुत्रास, तो हम कहेंगे आंसर चेरास। ओके, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें क्या है, एक किंग का नाम है नेडू चेरालादान। ओके, NEDUCHERALADN, ये भी वहां का एक पावरफुल किंग था, नेडू चेरालादान। ओके, was the most famous Chera king. He captured a Roman fleet and fought against the Pandyas and Cholas। तो इन्होंने भी रोमन के कुछ पार्ट पर शासन किया था, जीत लिया था। इसके अलावा जो पांड्यास और चोलास थे इनसे भी इन्होंने युद्ध किया। नेक्स्ट आता है आपके द पांड्यास। अब देखिए पांड्यास में क्या है, वहां के जो पावरफुल किंग थे वो कौन से थे? नेडू चेयन। ओके, कौन से थे? नेडू चेयन वाज ए पावरफुल रूलर ऑफ पांड्या डायनेस्टी who controlled the region around Madurai। नेडू चेयन he said to have defeated both the Cholas and the Silla। अब देखिए जिस भी डायनेस्टी के जो रूलर थे, वो जो अदर 2 डायनेस्टीज थे उनसे उनका युद्ध चलता रहता। ओके, तो इन्होंने मदुरई के आसपास शासन किया था। He was also a patron of art and literature। इसके अलावा ये कला और साहित्य के संरक्षक भी थे। संरक्षक का मतलब है उनको उनकी प्रोग्रेस में हेल्प करना। ओके, इस तरह से उनको बोलते हैं संरक्षक।
During his rule, the famous third Sangam of literature was held at Madurai. अंडरलाइन कीजिए। और इनके टाइम पर जो थर्ड संगम लिटरेचर है वो लिखी गई। ओके, किनके टाइम पर लिखी गई? ये लिखी गई पांड्याज रूलर नेडुल चैयान के टाइम पर, मदुरई के अंदर। द मेन एक्सपोर्ट ऑफ द किंग्स वाज पल्स मेनली टू रोम। और यहाँ से जो मुख्य जो चीज थी जो कि एक्सपोर्ट की जाती थी रोम के अंदर वो थी पल्स। ओके, पल्स यहाँ से काफी एक्सपोर्ट होते। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब अपना न्यू टॉपिक है इकोनॉमिक लाइफ। कुछ पूछना है इसमें से? नेक्स्ट है इकोनॉमिक लाइफ। द इकोनॉमी ऑफ साउदर्न किंगडम ऑफ इंडिया फ्लरिश ड्यूरिंग द संगम एज। अब देखिए संगम एज के टाइम पर, यानी कि संगम एज कब था? 2300 ईयर्स के आसपास बिफोर का जो टाइम था उसे हम संगम एज कहते हैं। तो उस समय जो इकोनॉमी कंडीशन थी साउथ इंडिया की, ओके, तो वो काफी अच्छी थी, काफी प्रोस्पिरियस थी, काफी फ्लरिश थी। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स मेड द संगम तमिल ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट। और देखिए उसमें एग्रीकल्चर यानी कि वहां की जो कृषि वगैरह थी, ओके, इंडस्ट्री थी, ट्रेड यानी व्यापार था, इसके अलावा एंड कॉमर्स और जो वाणिज्य वगैरह था, ओके, तो ये काफी ज्यादा फेमस था उस समय। और संगम तमिल ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट, और ये क्या थे? अपने आप में सफिशिएंट थे, पर्याप्त थे। द किंग डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। उस समय इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी और रेगुलर, वहां के जो किंग थे वो रेगुलर जो टैक्स है वो भी कलेक्ट नहीं करते थे। इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट। तो टैक्स के अलावा वो जो गिफ्ट वगैरह है वो ही डिमांड करते थे फ्रॉम द पीपल, जो भी लोग वहां पर थे उनसे। They also went on military expeditions and collected tribute from neighboring areas. इसके अलावा उनकी जो मिलिट्री थी यानी उनकी जो सेना थी, ओके, तो उनका जो भी खर्चा होता था, इसके अलावा उनके शासन में जो खर्चा होता था वो सब नेबरिंग कंट्रीज से ही वो गिफ्ट में, नेबरिंग जो स्टेट्स थे, एरियाज थे, उन्हीं से वो गिफ्ट में लेते थे। अपनी जो प्रजा थी उनके ऊपर बहुत ज्यादा वो टैक्स नहीं लगाते थे, बल्कि उनके आसपास के जो पड़ोसी राज्य थे उनसे उनके बदले में जो खर्चा है या गिफ्ट है वो सब वहां से ले लेते थे। एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। द मनी कलेक्टेड वाज यूज्ड टू मेंटेन ए लार्ज आर्मी। तो जो नेबरिंग स्टेट्स थे वहां से उनको जो मनी मिलती थी उससे वो क्या करते थे? अपनी जो आर्मी थी, लार्ज आर्मी थी, उसको मेंटेन करते थे। अब क्वेश्चन ये होता है कि वो नेबरिंग स्टेट देते क्यों थे उनको? वो इसलिए देते थे क्योंकि ये पावरफुल थे, ओके, तो अगर वो नहीं देते तो उसको जीत लेते, अपने अंडर में कर लेते, इसलिए उनको वो देना ही पड़ता था। तो देखिए लार्ज आर्मी है, ओके, इसके अलावा इंश्योर गुड एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे प्रशासन के लिए, एंड टू गिव ग्रांट्स टू पोइट्स एंड स्कॉलर्स। तो इन सबके जो खर्चे थे वो नेबरिंग स्टेट से ही वो कवर करते थे। पोइट्री ऑफ द संगम इज वेरी क्लियर रिफ्लेक्ट्स। यस, देखिए इसमें क्या लिखा? पोइट्री ऑफ संगम इज very clearly reflects the praise of kings who often rewarded them with precious stones, gold, fine cloth, elephants, chariots and horse. अब देखिए जो पोएट्री लिखी गई है संगम लिटरेचर के अंदर, संगम इज के टाइम पर जो संगम लिटरेचर लिखा गया उसके अंदर, तो उसमें जो किंग्स वगैरह हैं इनके बारे में काफी अच्छा लिखा हुआ, काफी उनकी प्रेस की गई है, ओके, यानी कि उनकी काफी प्रशंसा की गई है। उसके बदले में उनको स्टोन्स, गोल्ड, ओके, फाइन क्लॉथ्स, एलिफेंट, चैरियट्स, हॉर्सेस, ये सब भी मिलते थे। आइटम्स लाइक स्पाइसेस, स्पेशली पेपर, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स, पर्ल्स, फाइन मसलिन एंड सिल्क क्लॉथ्स।
मसलिन भी एक प्रकार का क्लॉथ ही रहता है। वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप, यहाँ से जो यूरोप के अंदर ये सब चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी, गोल्ड, स्टोन्स, पर्ल्स, ये सब। वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो देखो यहाँ ये जो चीजें थी कौन कौन सी थी, देखिए इसमें जैसे गोल्ड है, प्रीशियस स्टोन है, पर्ल्स है, ओके, सिल्क क्लॉथ है, ये एक्सपोर्ट की जाती थी डिफरेंट कंट्रीज में। जैसे कि इसमें ये दे रखा है यूरोप है, यूरोप की कंट्रीज में, वेस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और चाइना में, तो यहाँ पर ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं। पावर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो ये तो हो गया अपना सबका कहाँ का, साउथ इंडिया का, सदर्न पार्ट का, अपने इंडिया के जो सदर्न पार्ट के जो पावरफुल जो किंग्स थे, ओके, वहां क्या व्यवस्था थी। और ये थ्री जो किंग्स थे या किंगडम्स थे, चोलास, चेरास, पांड्यास, इनके बारे में हमने कर दिया। ये तो सदर्न के थे। अब आ रहे हैं अपन किसमें, नॉर्थ इंडिया की तरफ। द पावर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। मुझे पेपर वो कुछ सुपारी वगैरह में डालते हैं, पेपरमेंट आप बोलते हैं ना, इसका सुपारी वगैरह में जो डलती है वो ये चीज। ओके रितिका, अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं आप देख लें। मिर्ची, मिर्ची तो नहीं बोलते, चिल्ली होती है मिर्ची। पेपरमेंट तो अलग चीज रहती है। पेपरमेंट जो ये मेरी सुपारी वगैरह में रहते हैं, सुपारी वगैरह में डालते हैं, कुछ ऐसा कोई वो रहता है, हिंदी में पता नहीं इससे क्या बोलते हैं। ओके, यस। अब देखिए पावर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ड्यूरिंग द सम पीरियड एज द संगम एज इन द साउथ, मेनी ट्राइब्स स्पेशली फ्रॉम सेंट्रल एशिया हैड क्रॉस्ड द हिंदू कुश माउंटेन एंड सेटल इन इंडिया। अब देखिए ये जो संगम एज था उसके अंदर क्या हुआ, कुछ ऐसी ट्राइब्स थी स्पेशली फ्रॉम सेंट्रल एशिया की, ओके, जिन्होंने हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस किया और वहीं पर क्या हो गया, वो सेटल। मिर्ची है क्या, पता नहीं, मिर्ची होगी, ओके, जो भी आप समझ जाओ। देख लेना उसमें, मुझे भी इतना वो नहीं है, पिपरमेंट किसे बोलते हैं, काली मिर्ची को बोलते हैं किसको, ओके, काली मिर्ची को तो नहीं बोलते। यस, देखिए इसमें बच्चों, तो कुछ लोग हिंदू कुश जो पर्वत था उसको क्रॉस करे, वहां पर वो क्या हो गए, सेटल हो गए। दीज वर द पलवास और परिहांस। तो ये कौन थे, पलवास थे जिनको परिहांस भी कहा जाता था। इसके अलावा शकास या फिर सियाचिन्स, ओके, द इंडो ग्रीक और बैक्ट्रियन ग्रीक से। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस किया और वहां पर ये सेटल हो गए। तो इन्हीं में से हम एक पढ़ेंगे कुशानाज। ओके, देखते हैं कुशानाज में क्या है। कुशानाज स्टेबलाइज ए स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एम्पायर इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एम्पायर है, वो किसने स्थापित किया, कुशानाज ने। दे रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो इन्होंने सेंट्रल एशिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर इन्होंने शासन किया, लगभग कितने टाइम पहले, अराउंड 2000 ईयर्स, लगभग 2000 साल पहले। देयर वर देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। तो उस समय के वहां के टू पावरफुल सेंटर्स थे, कौन कौन से थे, एक तो पेशावर था और एक मथुरा था। तो पेशावर तो प्रेजेंट में कहां पर है, पाकिस्तान। तक्षशिला वाज आल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। तक्षशिला भी इन्हीं के किंगडम में शामिल थी। दे डिफीटेड द इंडो ग्रीक्स, द पलवास एंड द सक्कास। इन्होंने इनसे युद्ध किया, ओके, और इन्होंने इंडो ग्रीक, पलवास, शकास को डिफीट किया। दे ऑक्युपाइड कश्मीर, पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया, कश्मीर है, पंजाब है
और राजस्थान के कुछ पार्ट्स को, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कुछ पार्ट्स को इन्होंने ऑक्युपाई किया, यानी कि उनको अपने अंडर में किया। कुशानाज वर अमोंग्स्ट द अर्लीस्ट रूलर टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स। अंडरलाइन कीजिए इसमें। तो कुशानाज ऐसे थे जिन्होंने उस समय के जो भी रूलर्स थे उनमें सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स जो थे वो इश्यू किए थे, यानी कि वो जारी किए थे। अंडरलाइन करना इसमें। दे वर यूज्ड बाय ट्रेड अलोंग द सिल्क रूट। तो सिल्क रूट था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। ओके, तो ये सिल्क रूट क्या है? तो एंशियंट टाइम का एक क्या था? ट्रेडिंग रूट था, जो कि इंडिया, चाइना, अरेबिया, पर्शिया, सोमालिया इनको आपस में कनेक्ट करता था, इजिप्ट को, यूरोप को। तो वहां से ये एक ट्रेडिंग रूट था। सिल्क के अलावा भी बाकी चीजें वहां से ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी, बट सिल्क ज्यादा होता था, तो सिल्क रूट उसका नाम दिया। ओके, तो यहाँ पर ये गोल्ड कॉइन्स जो सबसे पहले शुरू किए थे उनमें से एक थे कुशानास। तो इन्होंने गोल्ड कॉइन क्या किए थे? जारी किए। नेक्स्ट आता है अपने कनिष्का। कनिष्का वॉज द ग्रेटेस्ट कुशाना रूलर। अंडरलाइन करना। जो कुशान डायनेस्टी थी तो उनमें से एक थे कनिष्का। ये काफी ग्रेट थे, काफी महान थे ये, और 78 सी के अंदर ये शासक बने, राजा बने थे। हिज एम्पायर इंक्लूड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है वो इनके एम्पायर में शामिल था। कैपिटल ऑफ दिस एम्पायर वाज पुरुषपुर। अंडरलाइन करना इसे। इनका जो एम्पायर था, इनका जो साम्राज्य था, इनका जो साम्राज्य था वो काफी फैला हुआ था, और इनकी जो कैपिटल थी वो थी पुरुषपुरा। ओके, जो कि मॉडर्न पेशावर है, यानी कि पाकिस्तान में पेशावर, अभी इसको पेशावर के नाम से जानते हैं, उस समय इसको पुरुषपुरा के नाम से जानते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी थी? वो थी मथुरा। कनिष्का वाज ग्रेट इन्फ्लुएंस बाय बुद्धिज्म। तो ये जो कनिष्क थे ये भगवान, ये जो बौद्ध धर्म था उनसे काफी प्रभावित थे। ही डोनेटेड मनी टू बिल्ड मोनेस्ट्रीज। और जो बुद्धिस्ट जो संत हैं उनको मॉन्क्स कहा जाता है, भिक्षु कहा जाता है, तो वो जहां पर रहते थे उनको मोनेस्ट्रीज का कहा जाता था। तो उनको बनाने के लिए इन्होंने काफी मनी डोनेट की थी, काफी इन्होंने पैसा दिया था। एंड पेस्ट्रोनाइज्ड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ओके, और बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे उनको इन्होंने संरक्षण भी दिया था। द कुशानाज एम्पायर लॉस्ट इट्स प्रोमिनेंस आफ्टर द डेथ ऑफ कनिष्का। लेकिन जब इनकी डेथ हो गई, कनिष्क की डेथ हो गई, ओके, तो उसके बाद में जो कनिष्क डायनेस्टी थी, कनिष्क नहीं, ये कुषाण डायनेस्टी थी, ये धीरे धीरे क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई, और ये धीरे धीरे फिर खत्म हो गई। ओके, अब है अपने इसमें ट्रेड एंड द सिल्क रूट। अब देखेंगे अपने इसमें सिल्क रूट क्या है और किस तरह से वहां पर कौन कौन सी जो गुड्स थे उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था, वहां से ट्रेड होता था। पेज नंबर 74। During this period, trade flourished in northern India, making तक्षशिला, उज्जैनी, मथुरा प्रॉस्पेरिटी। अब देखिए उसमें जो ट्रेड था काफी फ्लरिश हुआ था, और जैसे तक्षशिला, उज्जैन, मथुरा ये काफी फेमस है ट्रेडिंग सेंटर थे। द टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वाज फर्स्ट डेवलप इन चाइना। अंडरलाइन करना इसमें। जो सिल्क बनाने की जो टेक्निक है वो सबसे पहले कहां पर डेवलप हुई थी? चाइना के अंदर। कब हुई थी? लगभग 7000 ईयर्स अगो। For thousands of years, this method of making silk was a secret. अब कई हजारों सालों तक तो ये बिल्कुल सीक्रेट रहा कि सिल्क बनाई कैसे जाती है। Chinese traders who went to distant land on foot, horseback and on camels carried silk with them. तो चाइनीज जो ट्रेडर्स थे अपने साथ में वो जो हॉर्स बैक है या फुट है तो उनके साथ में या कैमल्स के ऊपर इनको डाल के ये लेकर जाते थे। ओके, सिल्क विथ देम। द पाथ दे फॉलोड कम टू बी नॉन एज द सिल्क रूट। तो वो जिस रास्ते से जाते थे हॉर्स के ऊपर, इनको हॉर्स जो गाड़ियां वगैरह रहती है उस पर या ऊंट पे डाल के, ओके, तो सिल्क को वो बनाते और
इसको सेल आउट करने जाते हैं, एक्सपोर्ट करने जाते हैं, तो जिस रास्ते से होकर वो लेकर जाते थे तो वो उस पूरे रास्ते को सिल्क रूट कहा जाता। It was a time when weaving silk made in China became the fashion amongst the rulers and the rich people in Rome. अब देखिए चाइना के अंदर ये बनाया जाता था, काफी अच्छा रहता है और काफी कीमती रहता था, इसलिए इसको केवल रूलर्स या जो रिच पीपल थे रोम के वो ही इनको यूज करते थे, वो इनसे बनी हुई चीज कपड़े पहन सकते थे। एज ए रिजल्ट द सिल्क रूट बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, और इसीलिए जो सिल्क रूट था ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बन गया था। मेन ब्रांच स्टार्टिंग एट चाइना, और इसकी जो मेन ब्रांच थी वो कहाँ से स्टार्ट थी, चाइना से, रनिंग अक्रॉस सेंट्रल एशिया एंड एंडिंग द वेस्ट एशियन प्रोविंसेस ऑफ रोमन एम्पायर, जो कि चाइना शुरू होती थी, सेंट्रल एशिया ओके और वेस्ट एशिया तक ये पूरा एक रूट था, और इन सभी पार्ट्स में जो सिल्क है वो एक्सपोर्ट होती थी, और वहाँ के जो रिच पीपल है या किंग है, नॉबल्स हैं, वो उनको खरीदते थे, इसलिए जो रूट था वो काफी फेमस हुआ। The route gave a boost to trade of Indian items like pearls, textiles, ivory, silk and precious stones. अब देखिए ये जो रूट था तो इसी वजह से जो इंडियन आइटम्स थे वो भी काफी सेल होने लगे, और ये जो रूट था काफी फेमस हो गया। इसमें पर्ल्स, टेक्सटाइल्स, आइवरी, सिल्क, प्रीशियस स्टोन्स ये सब भी उसी रूट से जाते। इट आल्सो बेनिफिशियल रूलर्स कंट्रोलिंग द सिल्क रूट who gained from the taxes। अब देखिए जिस रास्ते से जो ये रास्ता था, जिन कंट्रीज से होकर ये जाता था या जिन स्टेट से होकर जाता था, वहां के जो रूलर्स थे उनके लिए भी ये काफी बेनिफिशियल था, क्योंकि अपने वहां से रास्ता देने के बदले में इनको रूलर्स को टैक्स काफी मिलता था। इसके अलावा ट्रिब्यूट्स भी मिलते थे, गिफ्ट्स भी मिलते थे, उपहार ये इस तरह की चीजें उनको मिलती थी ओके फ्रॉम द ट्रेडर्स, किसके द्वारा, व्यापारियों द्वारा। यूजिंग द रूट इन ओके, तो वो जो रूट था उसको यूज करने के बदले में वहां के जो शासक थे जो कि उस रूट पर आते थे, जिनका वो एरिया था, तो वहां के जो रूलर्स थे उनको काफी गिफ्ट्स वगैरह, मनी है, ट्रिब्यूट से ये सब मिलते थे इन रिटर्न ऑफ देयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट रॉबर्स। इसके अलावा वो किंग क्या करते थे, उनको प्रोटेक्शन देते थे कि कोई भी रॉबर्स वगैरह है, लुटेरे वगैरह है, तो उनकी चीजों को नहीं लूटे ओके, तो इसके बदले उनको प्रोटेक्शन भी मिलती थी। The Kushanas were among the rulers who controlled the Silk Route। इनमें से जो कुशान रूलर वो थे जिन्होंने उस सिल्क रूट पर अपना कंट्रोल किया था ओके। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आता है अपना डिकेन पार्ट्स का, तो डिकेन पार्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा एक बार आप इसको सेल्फ और रीड करना ओके, काफी इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी इसमें एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस काफी इसमें से बनते हैं ओके। फिर जो भी प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ओके। बाय, हैव अ नाइस डे।